नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BHIE 141 की श्रृंखला के इस अंतिम भाग पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले 6 क्वेश्चनों की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दी गई है। आशा है वो सभी के सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो हमारा ये है कि भाई 1949 में जब चीन में क्रांति हुई तो उस क्रांति का वहाँ की अर्थव्यवस्था पर, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था पर और वहाँ की सामाजिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी कि 1949 की क्रांति के बाद चीन की अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आया, राजनीति में क्या परिवर्तन आया और सामाजिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन आया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया हुआ है। तो 1949 में जो चीनी क्रांति हुई थी इसे हम कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन यानी कि कम्युनिस्ट क्रांति के नाम से जानते हैं। इसने चीन की राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरीके से बदल दिया और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। जब चाइना में ये क्रांति हुई उसके बाद जो बदलाव आए, उन बदलावों में सबसे पहला बदलाव हम यह पढ़ रहे हैं कि राजनीति पर क्या पड़ा। तो देखो, चीन में एक दलीय शासन प्रणाली की स्थापना हुई और 1949 में चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने सत्ता हासिल करी और सिंगल पार्टी सिस्टम वहाँ पर चला। तो देखो, जहाँ पर एक ही दल का शासन हो उसे हम बोलते हैं एक दलीय प्रणाली, जहाँ पर दो दल कंपटीशन करते हो वो दो दलीय प्रणाली। और भारत जैसे देशों की अगर आप बात करोगे तो यहाँ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ चुनाव लड़ती हैं, इसलिए भारत में बहुदलीय प्रणाली है। तो जिस देश में सिर्फ एक ही पार्टी हो वही चुनाव लड़े, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि एक पार्टी सिस्टम है। जहाँ पर दो ही पार्टियाँ चुनाव लड़ती हो तो हम कहेंगे टू पार्टी सिस्टम, जैसे कि अमेरिका में। और जहाँ पर बहुत सारी पार्टियाँ चुनाव कर लड़े वो बहुदलीय प्रणाली है। तो 1949 में जब चीन में सत्ता आई तो वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, एक दलीय प्रणाली की स्थापना हुई, जिसने कहा कि भाई हमारे कोई भी विरोधी दल नहीं होंगे, विरोधी राजनीतिक दल नहीं होंगे, विरोधी विचारधाराएं नहीं होंगी। और एक एक करके जितने भी विरोधी नेता थे सबको मार दिए। क्योंकि आपको पता है 1949 से पहले चीन में एक पार्टी थी कुओमिंतांग और एक पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी। तो कुओमिंतांग के जितने भी बंदे थे उन्हें मारा जाने लगा, वो भागकर फिर आधे से ज़्यादा ताइवान पहुंच गए, खासतौर पर चियांग काई शेक, ठीक है। तो 1949 के बाद चीन में जो पहला परिवर्तन आया वो क्या आया कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जो चाइना थी उसने पूरे के पूरे चीनी जो राजनीतिक ढांचा था उसे कंट्रोल कर लिया, चीन के समाज को कंट्रोल कर लिया, चीन की इकोनॉमी को कंट्रोल कर लिया। जो चीन में पहले साम्राज्यवाद चल रहा था, सामंती व्यवस्था चल रही थी, वो खत्म हो गया। यानी कि चीन में जो जमींदारी प्रथा चल रही थी, राजशाही चलती थी, छोटे छोटे एरिया के राजा थे, वो सब खत्म हो गए। इसके अलावा जो विदेशी कंपनियां थीं उन सबको वहाँ से ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद चीन में जो नए अधिकारी बने वो थे माओ, जिन्होंने चीन के नेतृत्व की जो है बागडोर अपने हाथों में ली। तो माओ से सुंग जो थी लोकतांत्रिक केंद्रीकरण की नीति लागू करी। अब उन्होंने जो भी लोग उनकी आलोचना करेगा उसे दबा दिया गया, यानी कि वहाँ पर विरोध करने का अधिकार नहीं था, आंदोलन धरने प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं था। और फिर हम लोग चाइना से अपना कंपटीशन करते हैं कि भाई चाइना आगे क्यों है। क्योंकि कई बार ना जब लोग बहुत ज़्यादा होते हैं और उनमें राजनीति की समझ नहीं होती, तो उन्हें एक ऐसा नेता चाहिए होता है जो उनकी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए देश के विकास के लिए काम करे। तो चीन में जो नेता हुए हैं वो हमेशा उन्होंने देश के विकास को प्राथमिकता दी है। क्योंकि जनता जब इन्वॉल्व होती है तो कई बार पॉलिटिक्स हो जाती है। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में जब भी कोई डेवलपमेंट से रिलेटेड प्लानिंग आती है तो विपक्ष हमेशा दिक्कतें करता है, फिर जनता भी उनके विपक्ष के साथ में आ जाती है। फिर हम चाइना से अपने आप को कंपेरिजन करते हैं कि हम पीछे क्यों हैं। तो चाइना में कहीं ना कहीं तानाशाही चलती है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया तो जब तक मरेगा नहीं वही राष्ट्रपति रहेगा। हमारे यहाँ अरबों रुपये हम हर बार चुनाव में खर्च कर देते हैं। तो हम अगर किसी भी देश से कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमें वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम भी समझना चाहिए। तो 1949 के बाद जो चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम था वो था कि वन पार्टी सिस्टम होगा, एक ही दल का दबदबा होगा, ठीक है, विरोधियों के लिए कोई जगह नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ से जो है चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी दबदबा होता गया और आज भी वही है। शी जिनपिंग है वहाँ के राष्ट्रपति इस समय, और वो जब तक रहेंगे जब तक वो जिंदा रहेंगे। अब बात करते हैं चीन की अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आए। तो चीन में क्या हुआ, भूमि सुधार हुए और सामूहिक कृषि शुरू हुई। तो चीन में क्या हुआ था, जो बड़े बड़े जमींदार थे उनसे ज़मीनें छीन ली गई, ठीक है, और सरकार का ज़मीन पर नियंत्रण हो गया और सभी लोगों को जो ज़मीनें हैं वो जब्त करके छोटे छोटे किसानों में बांट दी गई। इन सब का उद्देश्य ये था कि चीन में आर्थिक समानता की स्थापना की जाए, इकोनॉमिक जो है इक्वालिटी लेके जाए। 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड के नाम से कार्यक्रम चलाए गए और ये कहा गया कि भाई सब लोग संगठन करें, व्यक्तिगत कृषि खत्म हो जाएगी, इंडिविजुअल एग्रीकल्चर नहीं होगा, अब सब लोग मिलकर सरकार की ज़मीन पर खेती करेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को खत्म कर दिया था और गवर्नमेंट सेक्टर को बढ़ावा दिया था। उसने ज़्यादातर निजी जो उद्योग हैं वो खत्म करके उनका नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण कर दिया था, ठीक है। यानी कि सारी चीज़ें क्या हो गई थी, अंडर गवर्नमेंट हो चुकी थी। समाज में क्या परिवर्तन आया,
समाज में ये परिवर्तन आया, पहले जो अमीरी और गरीबी का भेद था, यानी कि जो वर्ग संघर्ष था, उसे खत्म किया गया। और ये कहा गया कि हम जमींदारों को खत्म कर देंगे, सामंतों को खत्म कर देंगे और किसानों और मजदूर वर्ग के अधिकारों की बात करेंगे। महिलाओं की स्थिति के लिए 1950 में कानून बनाया गया, जिसमें यह कहा गया कि महिलाओं को भी संपत्ति में अधिकार होंगे, विवाह में समानता होगी और तलाक का अधिकार भी दिया गया। बाल विवाह पर रोक लगा दी गई, बहु विवाह पर रोक लगा दी गई। बहु मतलब एक व्यक्ति बहुत सारी शादियां जो कर लेता था उस पर रोक लगा दी गई, और कोई भी महिलाओं का शोषण नहीं कर सकता। ये सब बातें हुई। एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया, बड़े पैमाने पर प्रोग्राम चलाए गए और हेल्थ और पब्लिक सेक्टर पर भी ध्यान दिया गया। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता दी गई। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए बेरफुट डॉक्टर नामक कार्यक्रम चलाया गया। चेचक और प्लेग पर कंट्रोल करने के लिए स्वास्थ्य अभियान चलाए गए। लोगों को शिक्षा, आवास और नौकरी की सुरक्षा दी गई। कल्चर में भी चेंज आया, जो पारंपरिक चीज़ें थी वो खत्म करने की बात की गई। कन्फ्यूशियसवाद को पुरानी सोच बताकर उसे खत्म किया गया और कम्युनिस्ट नैतिकता को बढ़ावा दिया गया। सांस्कृतिक क्रांति 1966 से 1977 के बीच में, ठीक है, और एक नई तरीके से साम्राज्यवाद को शुरू करने की बात की गई। 1949 की जो क्रांति थी, इसका चीन पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा है। आज राजनीति में स्थिरता है, वहाँ पर बहुदलीय शासन नहीं है, गठबंधन का शासन नहीं है, एक ही पार्टी अच्छे से शासन चला रही है। आज इकोनॉमी उसकी कहीं ना कहीं स्टेबल हुई है, आज दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ता हुआ देश है। समाजवादी समानता है वहाँ पर। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव ये है कि आज चीन की जो स्थिति है उसने विश्व में एक उदाहरण पेश किया है कि किस तरीके से देश को आगे ले जाया जा सकता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि 1949 की जो क्रांति थी, इसने न सिर्फ चीन की राजनीति में परिवर्तन किया, बल्कि उसके आर्थिक ढांचे और सामाजिक ढांचे में भी परिवर्तन किया। जहां माओ ने आत्मनिर्भरता का एक बीज बोया था और उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए अन्य राष्ट्रपतियों ने आज चीन को आत्मनिर्भर बना दिया है। आज वो पूरे विश्व को एक्सपोर्टर कंट्री बन चुका है, पूरे विश्व में उसका सामान जा रहा है। अगला क्वेश्चन जो है वो 8वां क्वेश्चन हमारा टिप्पणी करने के लिए है। 8वां क्वेश्चन पेपर में जो आपका टिप्पणी करने के लिए आएगा, 2 टॉपिक मिलेंगे आपको, उसमें 150 से 200 शब्दों में टिप्पणी करनी है। तो सबसे पहले हम टिप्पणी करने जा रहे हैं लॉन्ग मार्च पर। तो लॉन्ग मार्च की जो घटना है ये 1934-35 के दौरान हुई थी। मैंने आपको बताया था चीन में 2 पार्टियां थीं, एक थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और एक थी कुमोइंतांग। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने ये लॉन्ग मार्च चलाया था 1934 से 35 के दौरान। ये 12,500 किलोमीटर लंबी एक कठिन यात्रा थी, जो दक्षिण चीन से शुरू हो रही है और उत्तर चीन तक जा रही है। इसका उद्देश्य ये था कि जो कुमोइंतांग पार्टी थी उसके हमलों से बचना है और कम्युनिस्ट पार्टी को बचाकर रखना है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रहे थे, और नहीं सॉरी, कम्युनिस्ट पार्टी कुमोइंतांग के जो नेता थे प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रहे थे और कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे वो गवर्नमेंट सेक्टर को बढ़ावा दे रहे थे। इसलिए जो कुमोइंतांग थी वो कम्युनिस्टों के अगेंस्ट थी और उन्होंने कम्युनिस्ट के लोगों को चुन चुन कर मारना शुरू करा। कम्युनिस्ट लोगों ने अपने आप को बचाए रखने के लिए लॉन्ग मार्च किया, ठीक है, और आगे चलकर कम्युनिस्ट पार्टी जब सत्ता में आई थी उन्होंने कुमोइंतांग के लोगों को मारना शुरू करा। फिर कुमोइंतांग वाले भागकर ताइवान पहुंच गए। इस मार्च में कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी रेड आर्मी बनाई और लगभग 1 लाख सेनाओं के साथ यात्रा शुरू करी। मार्च के दौरान जब ये पैदल यात्रा चल रही थी तो खराब मौसम भी आए, बहुत खतरनाक पहाड़ भी आए, भूख बीमारियां भी आई और बहुत सारे लोग मारे गए कम्युनिस्ट के। अंत में सिर्फ 8,000 से 9,000 लोग ही जिंदा रहे, यानी कि लगभग 90,000 लोग इस लॉन्ग मार्च में मर गए। लॉन्ग मार्च का प्रभाव क्या पड़ा? माओ जैसे जो लोग थे उन्होंने पार्टी को बढ़ावा दिया, क्रांतिकारी भावना ही, और लॉन्ग मार्च आज भी चीन के इतिहास का सबसे बड़ा उदाहरण है कि इतनी लंबी यात्रा अपने आप को बचाने के लिए और उसमें से 90% लोग मर गए। तो लॉन्ग मार्च आएगा, आई होप सो ये क्वेश्चन कर दोगे आप। माओ जेडोंग का क्या योगदान है चीन को आगे बढ़ाने में? तो अभी हमने कम्युनिस्ट पार्टी की बात करी, बिल्कुल वही माओ जेडोंग का भी योगदान है। तो माओ त्से-तुंग या माओ जेडोंग बात एक ही है। 20वीं सेंचुरी के चीन के सबसे प्रभावशाली नेता थे और कम्युनिस्ट पार्टी को आगे बढ़ाने में इनका एक बहुत बड़ा योगदान था। 1949 की जो क्रांति हुई वो माओ की वजह से ही हुई है और माओ ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कुमोइंतांग पार्टी को हराया और चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना करी। माओ की खास बात ये है, इन्होंने जब चीन को आज़ादी दिलाई, मतलब चीन में जब क्रांति हुई 1949 में, तो उन्होंने कहा सेंट्रलाइजेशन होगा, यानी कि सारी की सारी पावर जो होगी केंद्र सरकार के पास होगी। माओवाद, माओ का जो माओ की जो विचारधारा है उसे माओवाद के नाम से जाना जाता है और जो ये माओवादी हैं ये हिंसा के माध्यम से अपना राज लाना चाहते हैं। भारत में भी कई माओवादी गुट सक्रिय हैं जो बड़े पैमाने पर हिंसा के माध्यम से अपनी बातें मनवाना चाहते हैं। माओ के सुधारों का क्या रहा? तो उसने भूमि सुधार किए, बड़े बड़े जमींदारों से ज़मीनें छीन ली और गरीब किसानों को बांट दी गई। इंडस्ट्रियलाइजेशन, पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई, छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना की गई, महिलाएं और गरीब बच्चों को उसने अधिकार दिए। हालांकि कुछ पहलू उसके विवादास्पद रहे हैं जिससे लाखों लोग प्रभावित भी हुए हैं। निष्कर्ष ये निकलता है कुल मिलाकर कि चीन को आधुनिकीकरण की ओर ले जाने में माओ का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। हालांकि उसकी कुछ पॉलिसी ऐसी थी जो फेल हुई, बट फिर भी
चीन की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में माओ का एक ज़बरदस्त रोल रहा है। आशा करता हूँ इन 8 क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को कर दोगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। बाकी मैंने पीडीएफ को लाइन टू लाइन एक एक चीज़ें समझाई हैं आपको। लगभग 3 से 4 पार्टों में हमने ये कवर किया है। हर पार्ट में 2 क्वेश्चन करे हैं। तो आप वो चारों वीडियो देख सकते हो और कुछ चैप्टरों की वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखी है, वो भी देख सकते हो ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सब्जेक्ट कोड के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।